अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर है एंड आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। हमारा यूट्यूब चैनल है एबीसी ऑफ फार्माकोलॉजी। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का कि ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ड्रग्स कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे मूव होती हैं। ठीक है। तो mechanism of drug permeation हम पढ़ेंगे। what is permeation? It is the movement of a drug molecule into and within the biological environment. It involves several processes of drug transport across the cell membrane. So basically it is the movement of a drug from one compartment to another compartment, या from cell membrane to across the cell membrane. एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से सेल के बाहर से अंदर की तरफ ड्रग को लेकर आना, या सेल के अंदर से इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर ड्रग की जो ट्रांसपोर्टेशन है। बेसिकली इस तरह की चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे आज। जनरली द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। अब जाहिर सी बात है, आप ओरल रूट के थ्रू एक ड्रग दे रहे हैं, आपके पाँव में दर्द है, तो ड्रग दे आप बॉडी के एक एक्सट्रीम पार्ट में दे रहे हैं, और पेन आपको टांग में है या टो में लगी हुई है, आपको कोई चोट लगी हुई है और उस वहाँ पे आपको दर्द है, तो ड्रग अब ओरल रूट से यानी मुंह से टांग की तरफ कैसे जाएगी। तो बेसिकली हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि आपने ड्रग ओरल रूट के थ्रू दी है, और मोमेंट ड्रग की परमिएशन होते हुए ये कैसे अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, जहाँ पे इसको ज़रूरत है। यानी पेन मुझे पाँव में अगर हुआ है, तो वहाँ तक ये कैसे जाएगी। बेसिकली इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे। टू रीच द साइट ऑफ एक्शन दे आर permeate from one compartment or to another by crossing the different barriers. अब वो बैरियर क्या क्या है, जाहिर सी बात है सबसे बड़ा बैरियर तो सेल मेम्ब्रेन है। सो द ड्रग हैव टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि इट इज़ कंपोज्ड बाय द लिपिड बाइलेयर, जैसे अब ये वाली दिखाए हुए हैं ग्रीन कलर के, और ये दूसरी लेयर है, तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन में हम कहते हैं कि इट इज़ कंपोज्ड बाय लिपिड बाइलेयर। और इसमें कुछ आयन चैनल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये पोर दिखाया हुआ है, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड, प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है। अब मुख्तलिफ टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। तो अगर आप ये देखें कि जो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, अब इस इन रिसेप्टर्स को हम ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स कहते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स का मतलब ये होता है कि जिसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ होता है। ठीक है जी। जैसे अब ये आयन चैनल्स हैं, ये आयन चैनल है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इन थ्रू होते हैं। ठीक है। ये देखें, ये आयन चैनल बेसिकली ये हैं। ठीक। तो ड्रग यहाँ से अटैच होती है और सेल मेम्ब्रेन आयन चैनल के थ्रू अंदर आती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक। फिर दूसरे होते हैं सेवन पास रिसेप्टर्स, जिसको हम जी प्रोटीन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ठीक है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। और फिर हमारे पास ये हम डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब फार्माकोडायनामिक्स हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं, तकरीबन 5 बेसिक रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। लाइगेंड आयन चैनल्स हैं, जिसको हम आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स कहते हैं। फिर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, डिटेल से हम पढ़ेंगे। काइनेजेस हैं, काइनेज रिसेप्टर्स हैं। न्यूक्लियर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इट इज composed of fluid bilayer of phospholipids, scattered membrane proteins, molecule embedded in bilayer act as या serve as receptors, ion channels, transporter के तौर पे। It is relatively impermeable to highly polar molecule। आप यहाँ पे सिर्फ ये समझ लें कि जो जिन ड्रग्स के ऊपर पोल लगा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स लगे होते हैं, वो ड्रग्स परमिएबल नहीं होते हैं, वो ड्रग्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं। जो ड्रग्स वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको, वो ड्रग्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। ये एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा कि कौन सी ड्रग्स एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होती हैं, कौन सी ड्रग्स नॉन एब्जॉर्बेबल होती हैं।
एब्जॉर्बेबल ड्रग्स के लिए जो फार्माकोलॉजी में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है दैट इज़ अनआयनाइज्ड ड्रग्स, यानी अनआयनाइज्ड ड्रग्स एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होती हैं और आयनाइज्ड ड्रग्स नॉन एब्जॉर्बेबल होती हैं। इट इज़ हाईली परमिएबल टू लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। यहाँ पे एक और आपको टर्मिनोलॉजी अब समझ आनी चाहिए कि लिपिड सॉल्युबल, जितनी ड्रग ज़्यादा हाईली लिपिड सॉल्युबल होगी वो क्रॉस करेगी सेल मेम्ब्रेन को, जितना उसका साइज मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा, स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज will be better absorbed. Non-polar drugs will be better absorbed. तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन मैं आपको डिटेल आज इसकी आपको एब्जॉर्प्शन में बताऊंगा। तो मेन मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग परमिएशन या ट्रांसपोर्ट की कौन कौन सी, ये तीन है: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फिल्ट्रेशन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एज सच कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अदर्स में पी ग्लाइकोप्रोटीन है और पिनोसाइटोसिस, जिसको हम एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में डिवाइड करते हैं। इसके दो सब डिविजन्स हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पे आते हैं सबसे पहले। सिंपल डिफ्यूजन, इसका जो पहला वो है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इट इज़ सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है? मोस्ट ऑफ द ड्रग फॉलो सिंपल डिफ्यूजन, एस डी, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। अब सिंपल डिफ्यूजन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या आप समझ लें फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या क्या हैं? डाउन हिल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेचुरेट नहीं होता ये प्रोसेस, किसी कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं, किसी प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, और नॉन सेलेक्टिव है, हर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन, हर किस्म की ड्रग्स को ले जाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अब मैं आपको सिंपल और बहुत ही जैसे आप समझ लें कि लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि एक चीज़ आपके ब्रेन में परमानेंटली और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। अब सिंपल डिफ्यूजन को मैं एग्जांपल दूंगा एक किसी वाटर टैंक से, जो कि दूसरे या तीसरे फ्लोर पे पड़ा हुआ है। जब आप वो टैंक पानी से जब फुल होता है तो उसका एक आउटलेट पाइप लगा होता है। तो जब टैंक आपका फुल हो जाता है तीसरे फ्लोर पे या दूसरे फ्लोर पे या इवन फर्स्ट फ्लोर पे पड़ा हुआ है, तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, पानी की मूवमेंट होती है, जो आउटलेट लगा हुआ है, जो उसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जहाँ से पानी फुल होने के बाद आपको पता चल जाता है कि जी टैंकी अब फुल हो गई है, अब मुझे मोटर बंद करनी चाहिए। तो अब ये समझ लें कि डाउन हिल, वहाँ से फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से उस फुल टैंक से नीचे की तरफ पानी का फ्लो होता है। अब इसमें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी इलेक्ट्रिसिटी की, किसी मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है जी। अब ड्रग्स के हवाले से आप समझ लें, हाइयर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग की जो मूवमेंट होती है, इट इज़ कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है जी। So it is the movement of a drug from higher concentration to lower concentration through a membrane। ठीक, जिसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स भी आ रही हैं, नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स भी आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही होती हैं इसमें। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सिंपल डिफ्यूजन? लिपिड सॉल्युबिलिटी, मैंने आपको बताया, जितनी ज़्यादा ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल होगी वो सेल मेम्ब्रेन को, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की काबिलियत, एबिलिटी रखती होगी। फिर मॉलिक्यूलर साइज मैंने आपको बता दिया, जितनी ड्रग स्मॉल साइज में होगी उतनी ही ड्रग यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से जल्दी क्रॉस होगी। फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये ज़रा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको सिर्फ ये दो चीज़ें आप समझ लें, याद रख लें। ये आपको मैं एब्जॉर्प्शन में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लंबा टॉपिक है। ठीक है जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या क्या है? स्पेशल प्रोटीन हेल्प्स टू मूव सब्सटेंसेस या ड्रग्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ कैरियर मीडिएटेड। अब यहाँ पे किसी कैरियर की हमें ज़रूरत नहीं थी। ड्रग्स ये जो ब्लू कलर के हैं या रेड कलर के हैं, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आराम से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे किसी भी कैरियर प्रोटीन की हमें ज़रूरत नहीं है कि कैरियर प्रोटीन इसके साथ अटैच हो जाए और वो फ्लिप करके इंट्रासेल एक्स्ट्रा सेलर से इंट्रासेलर की तरफ या इस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग को लेकर आए। जबकि यहाँ पे हमें कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? नो एटीपी रिक्वायर्ड,
सेचुरेशन भी इसमें हो सकती है और बहुत स्पेसिफिक ड्रग्स को ये ट्रांसपोर्ट करती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये एक्स्ट्रा सेलर सेल के बाहर का जो हिस्सा है वो दिखाया हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है। तो ड्रग्स, मैंने आपको बताया कि ये डिफ्यूजन थ्रू लिपिड मेम्ब्रेन, जैसे सिंपल सिंपल डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग्स या सब्सटेंसेस अक्रॉस द आयन चैनल। अब ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो ड्रग्स के एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन के साथ अटैच हो जाती हैं ड्रग्स, और ड्रग, वो जो कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स हैं, जो कैरियर्स हैं, वो क्या करती हैं, अपनी जो कन्फर्मेशनल चेंज है या अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको फ्लिप कर देती हैं। फ्लिप का मतलब ये है, या कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब ये है कि जिस हिस्से के साथ ड्रग्स लगी होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस के साथ, ये जो प्रोटीन है, ये जो कैरियर है, ये अपनी शक्ल इस तरह से चेंज कर देता है कि ड्रग को एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस के बजाय ये अंदर की तरफ ड्रग को ले आती है। अब इस डायग्राम में आप सिंपल देख सकते हैं कि ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस के साथ अटैच होने के बाद अंदर की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि इस प्रोटीन ने, इस कैरियर ने अपनी जो शक्ल है, जो अपनी शेप है, वो चेंज करके ड्रग को अंदर की तरफ रिलीज कर रही है। तो बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। एक मर्तबा आप समझ लें, पूरी ज़िंदगी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 किस्म की ट्रांसपोर्टेशन है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया है, जो कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स के थ्रू होती हैं, और अब है तीसरा, फिल्ट्रेशन। व्हाट इज फिल्ट्रेशन? Aqueous channel between epithelial cells allow some water soluble substances under hydrostatic pressure. एग्जाम्पल ऑफ ड्रग थ्रू दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग्स में, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सिंपल यहाँ पे आपने दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। जैसे ये किडनी है, किडनी, ये इसका नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन आपको पता है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब ये एफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है। ये जब बोमन्स कैप्सूल में इस तरह से छन्नी नुमा कैपिलरीज में, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो कार्डिक आउटपुट की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से जो प्रेशर आ रहा है, यहाँ से कुछ सब्सटेंसेस, कुछ न्यूट्रिएंट्स, फ्लूइड, वेस्ट प्रोडक्ट, ड्रग्स यहाँ से फिल्टर होती हैं। ठीक है, आप इसको छन्नी के तौर पे आप समझ लें कि जब यहाँ से कार्डिक आउटपुट के थ्रू प्रेशर आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, तो यहाँ से कुछ चीज़ें फिल्ट्रेट होंगी। अगर इसमें सुराखें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे स्मॉल पोर्स होते हैं इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलस में, तो वो क्या होती हैं कि इस वुमेन्स कैप्सूल में आके प्रॉक्सिमल कॉन्विटी ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट होती हैं, जैसे यहाँ पे अब दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। ड्रग्स इस रीनल आर्टरी के थ्रू, एफरेंट आर्टियोल के थ्रू आती हैं और यहाँ से फिल्टर होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रेशर का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा होता है इसके ऊपर, तो ड्रग्स यहाँ से फिल्ट्रेट होती हैं। तो पहला जो मोमेंट है वो क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ड्रग्स आती हैं, सोडियम आती है, पोटाशियम आती है, कैल्शियम आते हैं यहाँ पे, फ्लूइड आता है, वाटर आती है, ग्लूकोज आती है, ग्लूकोज वगैरह वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो जाके नेफ्रॉन के लेटर पार्ट ऑफ द हिस्से में जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। दूसरा क्या है मोमेंट ड्रग का? दैट इज पैसिव री एब्जॉर्प्शन। जितनी भी ड्रग्स हमारी 80 to 90% फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ से ग्लोमेरुलस से बूमेंस कैप्सूल में, प्रॉक्सिमल कॉन्टिटी ट्यूब्यूल में जब आती हैं, तो यहाँ से वापस इन कैपिलरीज में, जो ट्यूब्यूल्स के आसपास जो कैपिलरीज हैं, जिनको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज भी कह सकते हैं आप, उनमें जाके वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये भी मोमेंट ऑफ अ ड्रग ही है एक तरह से। ठीक है जी। तीसरा जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है नेफ्रॉन के लेवल पे, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो ड्रग्स यहाँ पे मौजूद होती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, नेफ्रॉन के आसपास जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं,
जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, यहाँ से डायरेक्टली सिक्रीट होती हैं ड्रग्स वुमेन्स प्रोक्सिमल कॉलिटी ट्यूब्यूल्स में, और वहाँ से फिर यूरिन के थ्रू निकल जाती हैं। तो ये तीन चीज़ें हमने कवर कर ली। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हमने तीन चीज़ें कवर की हैं, जिनमें सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और फिल्ट्रेशन है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Transport of drugs across the cell membrane against a concentration gradient from the region of low concentration to higher concentration. प्रॉपर्टीज क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की? अप हिल प्रोसेस है, एटीपी रिक्वायर है, कैरियर रिक्वायर्ड है, हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है इसमें, सेचुरेशन हो सकती है, बट इसकी जो सबसे खूबी है कि इट इज़ मोर रैपिड देन सिंपल डिफ्यूजन। अब ये देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ये लो कंसंट्रेशन है ड्रग की, इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन अगर आप इसको समझते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर ड्रग की कंसंट्रेशन है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगी, सेल के अंदर से ड्रग्स को या सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेगी एक्स्ट्रा सेलुलरली। ये उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये वाली डायग्राम बताई थी कि ड्रग क्या करेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस से ड्रग को अ, अपने साथ अटैच कर देगी और फ्लिप कर देगी अंदर की तरफ लाने के लिए। इट इज़ बिल्कुल उसी तरह से एग्जैक्ट वही फिनोमेना है, लेकिन इसमें जो चेंज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि इंट्रासेलुलरली ड्रग्स की आप कंसंट्रेशन देख लें बहुत ही कम है, सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग्स पड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे आप देख लें बहुत ज़्यादा है, यानी 4, 5, 6, 7, 8, यानी फ्रॉम low concentration of the drug across the cell membrane through a protein, through a carrier protein. ड्रग्स, इस तरह की मूवमेंट ऑफ अ ड्रग को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट के अगेंस्ट आप ड्रग को अंदर से बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, तो ये जब ब्रेक डाउन होती है एटीपी की, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप रह गए हैं और एक फॉस्फेट जो है इस एनर्जी के प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से ड्रग आएगी इंट्रासेलुलरली अपने इस प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन के पॉकेट में जाके सेट हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और ये जो कैरियर प्रोटीन है ये क्या करेगा, जस्ट अपनी शेप को चेंज करेगा, जिसको हम कन्फर्मेशनल चेंज कहते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी की ज़ुबान में, और सेल को बाहर की तरफ ये रिलीज़ कर देगा। बहुत ही सिंपल आसान डायग्राम है, और इसमें ये सारी चीज़ें आपने जस्ट आपने सिंपल याद रखनी है। अब अदर्स में कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया ना कि 3 किस्म के प्रोसेस हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें सिंपल फैसिलिटेटेड और फिल्ट्रेशन होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको समझा दिया। अब अदर्स में पी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और पिनोसाइटोसिस हैं। अब पी ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ कैरियर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेलिंग फॉरेन मॉलिक्यूल्स यानी ड्रग्स फ्रॉम सेल टू आउटर एक्स्ट्रा सेलुलरली। एग्जाम्पल रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूमर्स टू एंटी कैंसर कीमोथेरेपी। ये एक मिसाल बताई हुई है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब हम कैंसर को हम ट्रीट कर रहे होते हैं, ट्यूमर को हम ट्रीट कर रहे होते हैं, तो एंटी कैंसर ड्रग्स हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स में कुछ ऐसी खूबी होती है, ऐसी करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उन्होंने जेनेटिकली पी ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाए हुए होते हैं। जैसे ही एंटी कैंसर कैंसर सेल्स में जाते हैं, तो वो जो कैंसर ड्रग्स होती हैं उनमें मौजूद पी ग्लाइकोप्रोटीन्स उन सेल्स को वो उन एंटी कैंसर ड्रग्स को फ़ौरन से सेल से बाहर निकाल देती हैं, एक्सपेल कर देती हैं। ठीक है जी। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर्स जो हैं वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, दैट इज़ वेरापेमिल। तो अब आप ये देखें, इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये एक कैंसर सेल है फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही कैंसर की जो दवा हमने दी है, कैंसर ट्यूमर्स एंटी कैंसर जो ड्रग हमने दी है,
जैसे ही सेल के अंदर जाएगी तो ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन पड़ा हुआ है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या ट्रांस मेम्ब्रेन पी ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे जैसे इसकी लोकेशन बताई हुई है, तो जैसे ही ड्रग अंदर आएगी, अब ये ड्रग, ये जो स्टार बने हुए हैं इनको आप ड्रग समझ लें। तो जो एंटी कैंसर ड्रग है इस कैंसर सेल्स के अंदर जैसे ही आएगी अंदर, तो क्या होगा कि जो पी ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो इन सेल्स के साथ इन ड्रग्स को अपने साथ अटैच करके फौरन से ही एक्सपेल कर देगी सेल से बाहर। तो मुझे आप ये बता दें कि अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। आपने जो एंटी कैंसर ड्रग दी है कैंसर को ख़त्म करने के लिए, कैंसर सेल्स को मारने के लिए, उन्होंने तो अपना काम किया ही नहीं, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला, तो फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो हमने क्या डिस्कवर किया है कि पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर्स हमने किए हैं। तो जब आप कैंसर सेल्स के को किल करने के लिए एंटी कैंसर ड्रग्स देंगे, और उसमें मौजूद जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि स्पेशल कैरियर्स हैं, स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स हैं, जैसे ही एंटी कैंसर ड्रग आएगी और वो उसको एक्सपेल करेगी, तो उस पी ग्लाइकोप्रोटीन्स को इनहिबिट करने के लिए हमने एक पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर्स जो है ना वो डिस्कवर किए हुए हैं, जिनको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं। एग्जांपल इसकी वेरापेमिल है, ये एक ड्रग है। ये आपको डिटेल से हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको, सॉरी, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आप इस लेवल पे सिर्फ ये याद रख लें कि देयर आर सम स्पेशल ट्रांसपोर्टर जिसको पी ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, और ये एंटी कैंसर सेल्स में जेनेटिकली ये इवॉल्व हो जाते हैं और ये प्रोड्यूस हो जाते हैं खुद ब खुद, और ये एंटी कैंसर सेल्स को, एंटी कैंसर ड्रग्स को सेल के अंदर काम नहीं करने देते हैं। तो जैसी ड्रग आती है ये इसको एक्सपेल कर देते हैं। अब इसको ब्लॉक करने के लिए, इसको इनहिबिट करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमने डिस्कवर किए होते हैं जो इस पी ग्लाइकोप्रोटीन्स को इनहिबिट कर देते हैं और सेल एक्सपेल नहीं कर पाते एंटी कैंसर ड्रग्स को। ठीक है जी, ये नॉर्मल बताया हुआ है, ये पी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बताया हुआ है। पिनोसाइटोसिस ये क्या है? कंसिस्ट ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस रिक्वायर्ड एनर्जी। ये बड़ा सिंपल सा है, एक आप समझ लें, दूसरे को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। Types of drug transport process in which the cell membrane forms an invagination over a macromolecule and then engulf it. इसको मैं आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 1 2 3 4 मुख्तलिफ इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग है। तो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन, या एक ये सेल समझ लें, इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन इसके नज़दीक आने के बाद क्या करता है, इस तरह का एक पॉकेट बना देता है। ठीक है, सोल्यूट्स बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू फोल्ड द सेल मेम्ब्रेन लाइक अ वेजिकल के तौर पे आप समझ लें कि इसको एक पॉकेट बनाने के बाद एक वेजिकल में इसको इंगल्फ करने की, निगलने की कोशिश करेगा। सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यूज टू फोल्ड। अब देखें ये मुकम्मल तौर पे ऑलमोस्ट अपने ये जो सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स हैं, सोल्यूट्स हैं, इनको इसने इंगल्फ कर लिया है और एक वेजिकल के तौर पे सेल के अंदर लेके आ चुका है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आफ्टर इंगल्फिंग द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म द इंट्रासेलुलर वेसिकल। वेसिकल इज देन रप्चर्ड रिलीजिंग इट्स कंटेंट इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस। अब ये रप्चर हो जाएगा और ये जो ड्रग है ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी इस तरह से। अब एग्जांपल क्या क्या है इसकी? विटामिन बी 12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। आयरन एंड ट्रांसफेरन भी इसी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये एमसीक्यूज में पूछने वाली चीज़ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो ड्रग्स ट्रांसपोर्ट होती हैं इनकी ये एग्जांपल्स है, विटामिन बी 12, इंट्रिंसिक फैक्टर, आयरन एंड ट्रांसफेरन। व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? टाइप ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट process in which the intracellular contents are expelled out, रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो आप एक समझ लें, दूसरे को आप समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी एक आपने एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे अब सेल के अंदर वेजिकल था, वो आया साइटोप्लाज्म की
से होता हुआ सेल मेम्ब्रेन के करीब आया और उसने अपने जो वेसिकल के अंदर जो कंटेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसने सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उन सब्सटेंसेस को उसने रिलीज कर दिया। ठीक है जी। अब इसके इसके एग्जांपल्स क्या हैं? रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट नर्व टर्मिनल, एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये आप गूगल भी कर सकते हैं, आप वैसे भी बहुत सारी बुक्स में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरह से एक नर्व टर्मिनल अपने न्यूरोट्रांसमीटर को, नॉरएपिनेफ्रिन को, एसिटाइल कोलिन को कैसे रिलीज करते हैं। ठीक है। तो उसका प्रोसेस यही है इसी तरह से। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा सा और इंफॉर्मेटिव सा और इंटरेस्टिंग लगा होगा एज़ कम्पेयर टू जो एक्टिव प्रिंसिपल्स थे, और वो अ, थोड़ा सा ड्राई आप समझ लें या बोर लेक्चर आप समझ लें। तो आप नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी प्योरली फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस, जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग है, फार्माको काइनेटिक का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। और बीच में और भी हम चीज़ें पढ़ेंगे जैसे व्हाट इज़ बायोअवेलेबिलिटी, व्हाट इज़ फर्स्ट पास इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, लिपिड सॉल्युबिलिटी, उनके फैक्टर्स क्या क्या हैं, बहुत सारी डिटेल आएगी। वो आप जब एक एक लेक्चर मेरे साथ आप कवर करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।